नमस्कार दोस्तों। क्या होता है जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए? क्या होता है जब पुलिस प्रशासन का जो खौफ है वो खत्म हो जाए और दंगाइयों की जो भीड़ है वो अपना कानून लागू कर दे? जिसे चाहो मारो, जिसे चाहो काटो, जहां चाहे आग लगा दो, लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दो। यही हो रहा है इस समय पश्चिम बंगाल में। पहले मुर्शिदाबाद में हुआ, फिर 24 परगना में हुआ। तस्वीरें देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल है या फिर बांग्लादेश। और मैं बांग्लादेश क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले हमने बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है वो देखा है। आमतौर पर दिल को झकझोर देने वाली या विचलित कर देने वाली जो तस्वीरें होती हैं उनको दिखाने से पहले हम आगाह करते हैं तस्वीरें आपको नहीं देखनी चाहिए, या फिर देखना है तो दिल मजबूत करिए। विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पलायन करते हुए लोगों की जो चीखें, जिसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि सरकार या तो दंगाइयों के आगे बेबस हो चुकी है या सियासी तौर पर मजबूर है। और सियासी तौर पर क्यों, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। आखिर ऐसा होता क्यों है, मैं आगे आपको बताऊं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में जो कुछ आपने अभी तक देखा है, जो कुछ आपने सुना है, उसको लेकर आपकी अपनी राय होगी। मैं चाहता हूं कि आप जो सोचते हैं इसको लेकर, जो आपकी राय, उससे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। मैं देखना चाहता हूं कि लोगों की राय क्या है इस घटना को लेकर। ये सब जो इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने खुले मन से आगाह किया, राज्य में अपने वोट बैंक को एड्रेस किया, मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस किया, जिसको लेकर एक संदेह था। जो कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो हिंसा फैला सकते थे कि कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर वो कितनी बाध्य है एक अलग सवाल है, लेकिन एक तरीके से वो आश्वासन देती है कि कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दंगाई इसकी सुनने को तैयार नहीं होते। राज्य की सीएम जब आश्वासन देती है उसके बाद भी ये दंगा होता है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में 3 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी है जिनको दंगाइयों ने, चंदन दास और हरगोविंद दास। जानकारी है कि छोटा मोटा रोजगार ये करते थे, मूर्तियां बनाते थे, ये भी जानकारी मिली है। दंगाइयों की भीड़ अचानक इनके घर पहुंचती है, इनको मौत के घाट उतार देती है। इन्हें क्यों मारा गया, क्यों इनके घर पहुंच गई? वक्त से इनका क्या लेना देना था? इन लोगों ने क्या ऐसा किया था जिससे उत्तेजित हो गए दंगाई? ये सवाल है जिसका जवाब आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। जानकारी है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है और उसके बाद ये सब होता है। इसमें एक शख्स है एजाज अहमद, जिसकी आरोप है कि पुलिस की गोलीबारी में उसकी जान गई। सैकड़ों लोगों को इस हिंसा की वजह से अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा रातों रात। जो कुछ अपनी जमा पूंजी है, अपने घर है, दुकान है, वो सब छोड़कर नए ठिकाने पर जाइए। और जब मैं सैकड़ों लोगों की बात कर रहा हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू परिवार है। ये राहत शिविर में रहने की तस्वीरें आपको विचलित करेंगी। अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं और आप 90 के दशक से वाकिफ हैं, सिर्फ खबरों में, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उन तस्वीरों को उस समय भी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये तस्वीरें कुछ याद दिलाती हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं से इनकी तुलना की जा रही है, जिसे जान बचाने के लिए अपनी संपत्ति छोड़कर, अपनी जमा पूंजी छोड़कर, अपनी पहचान छोड़कर, सब कुछ छोड़कर रातों रात राहत शिविर में आना पड़ा हो। सरकार और पुलिस की जो लचर व्यवस्था है उसकी वजह से बेबस होकर। बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार, प्रशासन किस तरीके से नाकाम हो गए हिंसा रोकने में। और इसके बाद अगर असंवेदनशीलता का भोंडा नाच देखने को मिले तो आप क्या कहेंगे? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंसक प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की जान चली गई। बहुत से लोग हैं जो बेघर हुए। लेकिन बहरामपुर सीट, यहां से टीएमसी के सांसद हैं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान। अब आप सोचेंगे कि यूसुफ पठान का जिक्र कैसे इस पर हो रहा है, तो यूसुफ पठान को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और मैं असंवेदनशीलता कह रहा हूं तो इससे सीधे तार जुड़ा हुआ है। दरअसल जिस समय हिंसा हो रही थी मुर्शिदाबाद में, उस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें यूसुफ पठान ने शेयर की। आराम से चाय की चुस्की लेते हुए, आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये पोस्ट है, लोगों को पसंद नहीं आया, वो ट्रोल किए गए। यूसुफ पठान ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर 3 तस्वीरें शेयर की। फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा, आरामदायक दोपहर, बढ़िया चाय, शांत माहौल और इसका आनंद उठा रहा हूं। अब आप सोचिए, जब मैं संवेदनशीलता कहता हूं तो, और ये टीएमसी के वो सांसद हैं जो कि पश्चिम बंगाल से नहीं ताल्लुक रखते, लेकिन उनको टिकट दी गई क्योंकि वो जीत सकते थे,
मुस्लिम डोमिनेटेड सीट से वो जीते भी, लेकिन जिस तरह के माहौल में इस तरह की तस्वीरें। वहीं मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें मांग की गई है कि हिंदुओं को बचा लीजिए। इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का एक बोर्ड गठन किया जाए। इस याचिका को शशांक शेखर झा नाम के एक वकील ने 14 अप्रैल को दायर किया था। अपनी याचिका में शशांक शेखर लिखते हैं, मांग करते हैं कि हिंसा वाले इलाके में पूर्ण शांति स्थापित करने के लिए इलाके के लोगों को सुरक्षा देने के लिए बेहतर उपाय किए जाए। हालांकि इसी मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में पहले से एक याचिका दायर हुई। हाईकोर्ट पहले से इस मामले में संज्ञान ले चुका और इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तमाम हिंसाग्रस्त इलाकों में ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में उठना चाहिए इस तरह की घटनाओं के बाद, बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि वो तार जोड़ता है किसी तरीके से कि घटनाएं किस तरीके से हो रही है। जो शुक्रवार को हुआ, सोमवार को 24 परगना में हुआ, लेकिन शुक्रवार को हुआ तो ये दिन बहुत मायने रखता है। शुक्रवार को क्या होता है जुमे की नमाज के बाद, ये पैटर्न, इसके बाद हिंसा क्यों होती है, आगजनी क्यों होती है, पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या ये सुनियोजित नहीं है? क्या पुलिस को, फोर्सेस को या फिर इंटेलिजेंस को इसके बारे में सूचना नहीं होती है, अंदेशा नहीं होता है? और उसके बाद ये सवाल उठना इसलिए बहुत वाजिब है कि वो कौन से लोग हैं जो जुमे की नमाज के बाद कम्युनिटी को भड़काते हैं? क्या बुद्धिजीवी लोग ऐसे नहीं है जो इस तरह के हालात की सेंसिटिविटी को समझते हुए पहले से रोके, लोगों को समझाएं, बावजूद इसके नमाज के बाद इस तरह के आगजनी के हालात क्यों पैदा होते हैं? और सरकार के लिहाज से सवाल है कि क्या सीधे तौर पर इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं माना जाए? अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जो यहां पर 30% मुस्लिम आबादी है, वो पश्चिम बंगाल में इस समय जो सरकार है, टीएमसी और ममता बनर्जी, उनका खास वोटर है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही, कुछ करना नहीं चाहती। उनके साथ ये वोटर आया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वोटर किसी समय कांग्रेस के साथ था, किसी समय लेफ्ट के साथ था, वो टीएमसी के साथ आया। और उसके बाद एक मजबूत किले की जो बात की जाती है, ममता बनर्जी जो अपनी छवि पश्चिम बंगाल से बाहर बनाने में कामयाब हुई है, वो जो एक मजबूत सरकार है, जो इतनी मजबूती से लड़ती है कि बीजेपी का जो विजय रथ है वो पश्चिम बंगाल में रुक जाता है। उसके पीछे जो बेस है, ये मुस्लिम आबादी, जो 30% मुस्लिम वोटर है, क्या उनको कंसोलिडेट करने की मजबूरी है या उनको साथ रखने की मजबूरी है? तो ये सवाल इस समय बहुत वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं। असर क्या होता है? ये दंगाई, इनमें जो शामिल शख्स हैं, उनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे रहमो करम पर है ममता बनर्जी, उनके रहमो करम पर हम नहीं है। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা, কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? क्या ममता बनर्जी के जो बयान है उसके बाद हिंसा भड़की मुर्शिदाबाद में? ये मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं, क्या उनके बयान के बाद ऐसा हुआ? ये सवाल हम नहीं, इसे सवाल उठाया बीजेपी की ओर से। अमित मालवीय हैं जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 वीडियो उठाए हैं और 2 वीडियो के जरिए सवाल उठाए हैं। इसमें एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक वीडियो है और दूसरे में कोलकाता के मेयर हैं, ममता सरकार के पूर्व मंत्री हैं फिरहाद हकीम, उनका बयान शामिल किया गया है। वो भी सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है कोलकाता में। और मैं इस मांग के बीच जो एक सवाल इस समय उठाया गया है उस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि आपने वीडियो की जो मैंने बात की, इस समय अमित मालवीय ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो कहा है, उन्होंने कई सवाल इसमें उठाए। ये कहा है कि 18 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में बोलते हुए धार्मिक समूह को सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया। अमित मालवीय लिखते हैं कि ममता बनर्जी ने बेहद गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ टिप्पणी की और कहा कि वे अगर आंदोलन का आह्वान करते हैं तो क्या आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे? ये सवाल इस वीडियो पोस्ट के जरिए उठाया गया, जिसमें उन्होंने लिखा ऑन February 18, 2025। जो मैंने हिंदी वर्जन उसका बताया, ये इंग्लिश पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा था वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी while speaking in the legislative assembly directly incited a particular religious group to protest in highly irresponsible। और इसके बाद पूरा मैटर उन्होंने लिखा हुआ है। और इसके अलावा एक चीज उन्होंने कोलकाता के मेयर के लिए कही है, फिरहाद अहमद के लिए। तो फिरहाद अहमद के वीडियो को उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वो पलायन को उचित ठहरा रहे हैं।
ये खबर आपको देखनी चाहिए। तो ये सवाल उठ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और ये बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। कोलकाता में आज बीजेपी की रैली निकाली गई थी और बीजेपी के जो राज्य के प्रमुख हैं और जो केंद्रीय मंत्री है सुकांत मजूमदार, उन्होंने मांग की कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे। और वजह है कि हिंदुओं का पलायन हुआ, उन्हें सीधे तौर पर धर्म की वजह से टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, उनकी दुकानें जला दी गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में अभी वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा के जख्म नहीं भरे हैं। इस बीच एक और जिला है जो हिंसा की चपेट में आया, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 24 परगना। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसा तब भड़की जब इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इसके जो समर्थक हैं, वो भांगर इलाके में पुलिस के साथ भिड़ गए, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हुए, कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई। तो ये सिर्फ मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि सही वक्त पर कदम नहीं उठाया गया तो हिंसा और जगहों पर फैल सकती है। भड़काऊ बयान है, मैं आपको सुनाना नहीं चाहता। सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से इस पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वक्फ विरोध प्रदर्शन में हिंदुओं को निशाना बनाया जाना, भड़काऊ नारे लगाए जाना, सांप्रदायिक हिंसा का एक खतरनाक रूप जो सामाजिक तौर पर स्वीकार नहीं हो सकता है। राजनीतिक तौर पर कितना स्वीकार है, ये सवाल उठते हैं। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और सरकार और प्रशासन की विफलता को लेकर क्या सोचते हैं आप? इस पर अपनी राय जरूर साझा करिएगा और इस पर जो आगे अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे। और एक अपील करना चाहेंगे कि जो लोग भी पश्चिम बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, शांति बनाए रखने में अगर वो थोड़ी भी कोशिश कर सकते हैं तो अपनी ओर से 100% कोशिश करिए। लेकिन जो सरकार को करना है, जो प्रशासन को करना है, उस जिम्मेदारी से सरकार और प्रशासन बच नहीं सकता। शुक्रिया।